हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी 10,000 जीके क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक इस सीरीज़ में हमने 53 सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज इसी सीरीज़ में ये हमारा अगला लेक्चर रहने वाला है और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 54। तो हर सेट में हम यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और साथ ही हम आपको यहाँ पर ये भी सिखाते हैं कि किस तरह से आपको स्टैटिक जीके को करंट अफेयर्स के साथ में रिलेट और कनेक्ट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ पर अगर स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो आप हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर कंसिडर करिएगा। ये एक सीरीज़ आप कर लेंगे तो इसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ये है हमारा 10,000 जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि टोटली ये रवि सर के नोट्स हैं। तो अगर आप इन लेक्चर्स को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये लेक्चर्स फ्री में अवेल होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इन लेक्चर्स को बिना ऐड के देखें, साथ ही आपको फ्री पीडीएफ इसका मिले और फ्री अनलिमिटेड टेस्ट भी आप लगा सकें, तो इसके लिए आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे हम आपको फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आपको डेली क्लास मिलेगी एप्लीकेशन पर, हर क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पर हम जीएस के सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, यानी इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे, और यहाँ पर हम स्पेशल फोकस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर। साथ ही अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं या फिर इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, दोनों ही लैंग्वेजेस का हमने यहाँ पर पूरा ख्याल रखा है। तो ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं। बेसिक टू हाई लेवल तक सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे आपको। तो इसके लिए आप विजिट करिए प्ले स्टोर पर और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, आपको इस तरह की कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप जीके जीएस के पेड वीडियो की कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,000 जीके जीएस पीवाईक्यू एमसीक्यू वीडियो कोर्स। ये जो हमारा कोर्स है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और फिर यहाँ से आप इस वीडियो को वॉच करेंगे और यहाँ से आप क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप बिना डिस्टर्ब हुए एड फ्री वीडियो हमारी ये देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे इस कोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब आज की अपनी क्लासों में स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उस्ताद अमजद अली खान भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो उस्ताद अमजद अली खान का नाम किस वाद्य यंत्र के साथ में जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सरोद। ठीक है, ये सरोद नाम का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बजाते थे, और ये बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं अपने क्लियर एंड फास्ट इखारा तांस के लिए। आप इनके रिगार्डिंग ये वर्ड ज़रूर पढ़ेंगे, इखारा तांस के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, खास बात क्या है, उस्ताद अमजद अली खान को भारत के 3 प्रेस्टिजियस ऑनर मिले हैं। पहला हो गया आपका पद्मश्री, देन पद्म भूषण और तीसरा पद्म विभूषण। पद्मश्री इनको मिला था 1975 में, पद्म भूषण मिला 1991 में, और पद्म विभूषण इनको 2001 में दिया गया। तो तीनों ही प्रेस्टिजियस ऑनर्स जीतने वाले ये बहुत ही रिनाउंड म्यूजिशियन हैं जो कि सरोद वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनको तीनों ही ऑनर्स मिले हों, इसलिए इनका नाम जो है वो स्टैटिक जीके में अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, ये सरोद नाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास होती है, यानी जो भी स्टेट में एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेने हैं वो कौन लेता है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, राज्यपाल, यानी कि गवर्नर। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेट में 2 इम्पॉर्टेंट ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस होती हैं। पहले हो गए चीफ मिनिस्टर और दूसरे हो गए गवर्नर। तो यहाँ पर जो गवर्नर यानी राज्यपाल होते हैं, ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव
डिसीजंस ले सकते हैं, यानी सारी एग्जीक्यूटिव पावर इन्हीं के हाथ में होती है किसी भी राज्य की, ठीक है। जैसे कि हम सेंटर पर अगर आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं और एक प्रेसिडेंट होते हैं, और प्रेसिडेंट के पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। सारे डिसीजंस लेने की जो असल पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। तो इसी तरह से सेंटर में प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, और अगर हम स्टेट में देखेंगे तो वो पावर गवर्नर के पास होती है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू फोक डांस है असम राज्य का। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और असम राज्य में 3 तरह के बिहू को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसके बिहू के 3 फॉर्म्स यहाँ पर होते हैं जो अलग अलग मंथ में असम के लोग सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर आपका हो गया रोंगाली बिहू, जिसको आप बोहाग बिहू के नाम से भी जानते हैं। दूसरा यहाँ पर है काटी बिहू, और काटी बिहू का एक और नाम होता है कोंगाली बिहू, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड टाइप होता है बिहू का भोगाली बिहू, जिसको आप माघ बिहू भी कहते हैं, ओके। अब मंथ्स देख लेते हैं। तो रोंगाली बिहू जो है ये ज़्यादातर अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। काटी बिहू जो है ये आप कह सकते हैं कि जब अक्टूबर का मिड आता है, मिड अक्टूबर में लगभग इसको मनाया जाता है। और भोगाली बिहू साल के बिल्कुल शुरुआत में जनवरी मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी हमने जनवरी में कुछ दिनों पहले देखा भी था अपने करंट अफेयर्स के सेशंस में कि असम के लोगों ने भोगाली बिहू को सेलिब्रेट किया था, ठीक है। तो ये 3 तरह के बिहू हैं जो असम के लोग मनाते हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन असम। सिर्फ हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि बिहू एक फोक डांस है कौन से राज्य का, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन आपको ये टाइप्स भी ध्यान में रखने चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स हैं और ये कौन कौन से मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गहरे लाल रंग का पत्थर है जिसका उपयोग एल्युमिनियम प्रगलन में कच्चे माल के रूप में किया जाता है? इनमें से कौन सा एक डीप रेड स्टोन है जिसको हम रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं एल्युमिनियम के स्मेल्टिंग प्रोसेस में? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? इसका अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें तो Al2O3.NH2O, ठीक है। मतलब n नंबर ऑफ H2O के साथ मिलकर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये डेवलप जब होता है तो इसको हम बॉक्साइट कहते हैं। और यहाँ पर बॉक्साइट ही वो डीप रेड स्टोन है जिसको हम रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं एल्युमिनियम स्मेल्टिंग में, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बेयर प्रोसेस के बारे में। देखिए बेयर प्रोसेस जो है ना, इससे आप Al2O3 को सेपरेट करते हैं इस बॉक्साइट से, और फाइनली Al2O3 जब सेपरेट हो जाता है वाटर से तो यहाँ से हम एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बेयर प्रोसेस। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बेयर प्रोसेस जो है वो किस एलिमेंट के लिए डेडिकेटेड है, वो किस एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है, तो एल्युमिनियम को, ठीक है। याद रखिएगा बेयर प्रोसेस इज रिलेटेड टू एल्युमिनियम एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है? तो कौन सा हमारा एक आर्टिकल है जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमें प्रोवाइड करता है? ये है आर्टिकल नंबर 21, सी ऑप्शन, ठीक है। अनुच्छेद 21 जो है ये हर व्यक्ति को इंडिया के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ देता है, और साथ ही हमारी पर्सनल लिबर्टी भी इसी के अंतर्गत आती है। और आर्टिकल नंबर 21 की हमने यहाँ पर बात की है, तो आर्टिकल नंबर 21A बिल्कुल आपको नहीं भूलना है, क्योंकि बाद में जाके जब 86th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, उसके अंतर्गत आर्टिकल नंबर 21A इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि प्रोवाइड करता है राइट टू एजुकेशन सभी बच्चों को इंडिया के अंदर, ठीक है। और ये जो एज ग्रुप इसमें दी गई कि कौन से बच्चों को राइट टू एजुकेशन है, 6 से लेकर 14 साल तक, यानी जो एक बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन होती है उसका अधिकार इंडिया के अंदर सारे ही बच्चों को दिया गया है अंडर आर्टिकल नंबर 21A किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा के बने हुए हैं? तो हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन के सॉइल्स हैं इंडिया के अंदर वो कौन सी मिट्टी होती है? आपको बताना है कि बस नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन से मिट्टी की टाइप पाई जाती है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन जलोढ़, यानी कि अलुवियल सॉइल, ठीक है। देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने यहाँ पर सॉइल को कुल 8 सेक्शंस में या 8 तरह के मिट्टी में डिवाइड किया, ठीक है। पहला यहाँ पर हो गया आपका अलुवियल सॉइल, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स में पाए जाते हैं। दूसरा आपका हो गया ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। तीसरा यहाँ पर है आपका लेटराइट सॉइल। चौथा यहाँ पर है आपका माउंटेनियस
सॉइल, ये अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग जगहों पर पाई जाती हैं इंडिया के अंदर। 5th यहाँ पर है एरिड और डेजर्ट सॉइल। 6th है यहाँ पर एल्कलीन सॉइल, जिसको आप जो है सलीन सॉइल भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे पीटी या फिर मार्शी सॉइल, और लास्ट है यहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, तो आप इनके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर आपसे एलुवियल, ब्लैक कॉटन और लेटराइट, ये 3 सॉइल के नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के तौर पर इन सारे सॉइल्स का थोड़ा सा लोकेशन के कहाँ पाए जाते हैं, इनके क्या फीचर्स हैं, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने नॉर्दर्न प्लेन्स की बात की कि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पर एलुवियल सॉइल को हम पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर ताज़े पानी की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पर है? तो फ्रेश वाटर आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा अर्थ पर? तो आंसर है यहाँ पर ध्रुवीय बर्फ़ और हिमनदों में, यानी पोलर आइस और ग्लेशियर्स में। ठीक है, देखिए पूरा जो 100% वाटर है पूरे अर्थ पर, उसमें से सिर्फ 2.7% यानी 2.7% ही आपका फ्रेश है। ओके, अब इस 2.7% में सिर्फ 2.5 यानी 2.5% का जो पानी है वो है आपका फ्रेश वाटर। इसके अलावा जो 98.8% है इसमें वो है आपका आइस। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ा सा वॉल्यूम याद रखना है फ्रेश वाटर का, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है वो आपका ग्लेशियर्स में मौजूद है, उसके बाद फिर आपको ग्राउंड वाटर में मिलेगा, फिर आपको फ्रेश वाटर लेक्स में मिलेगा, और फिर फ्रेश वाटर आपको मिलेगा रिवर्स के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक ऑर्डर है, आप इसको याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर मौजूद है ग्लेशियर्स में, उसके बाद ग्राउंड वाटर में, फ्रेश वाटर लेक्स में और रिवर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है युवराज सिंह की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? युवराज सिंह कौन है? ये हमारे क्रिकेटर हैं, और इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम क्या था? उसका नाम था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस है, आई होप आपको पता होगा। बायोग्राफी कहते हैं जब किसी पर्सन की किताब कोई और लिखता है, तो इसको हम कहते हैं बायोग्राफी। ठीक है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी क्या है? जब उसकी जो बुक है यानी जो उसकी आत्मकथा है वो उसने खुद लिखी है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नाम की किताब खुद युवराज सिंह जी ने लिखी है। ठीक है, कौन है ये? किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? क्रिकेट से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 2016 में एक योजना शुरू करी जिसका उद्देश्य पूरे देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने और पोषण करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है, जिसे डैश कहा जाता है। किस स्कीम की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आपको ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ठीक है, तो 2016 में इस स्कीम की शुरुआत हुई थी और इसका पर्पस था एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट और नर्चर करता है कंट्री के अंदर। ठीक है, तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की कोशिश की गई और इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखी गई थी। जैसे कि इसमें बात हुई थी कि ऐसी सभी कंपनी को इसके अंतर्गत फ़ायदा पहुंचाया जाएगा जिनका टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं था किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, इसके अलावा ये भी कहा गया था कि वो कंपनी जो है वो 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस थे जिसको अगर फुलफ़िल करती हैं कोई भी कंपनी तो उनको हेल्प दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम की। याद रखिएगा कब इसको लॉन्च किया गया था, 2016 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहला मुग़ल बादशाह बाबर 1494 में फरगाना की गद्दी पर बैठा जब वो केवल डैश वर्ष का था। तो फर्स्ट मुग़ल एम्परर हैं बाबर, सबको पता है, और फरगाना के थ्रोन पर ये बैठे थे 1494 में जब ये सिर्फ और सिर्फ 12 साल के बच्चे थे। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा बाबर इंडिया के अंदर फाउंडर माने जाते हैं मुग़ल डायनेस्टी के लिए। ठीक है, सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने जो मुग़ल डायनेस्टी थी उसको फाउंड किया था। और इनका नाम बहुत जगह एक और आता है जो आपको पता होना चाहिए, इनका नाम पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, तो कभी अगर ज़हीरुद्दीन नाम आ गया तो कंफ्यूज नहीं करिएगा कि ये कौन है, ये भी बाबर का नाम है। और बाबर सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के लिए। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1526 में। ठीक है, 1526 में। और किसके किसके बीच में हुई थी? तो बाबर वर्सेस लोधी डायनेस्टी। ठीक है, और इसी के बाद जो है
जो मुग़ल शासन था इंडिया के अंदर वो फैलना शुरू हो गया था। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है 1526 में हुई थी और इसके लिए बाबर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जगत कवक की नहीं है? तो किंगडम फंजाई को इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो नहीं फीचर करती है? इनमें गति के लिए कोई तंत्र नहीं होता, दे लैक एनी मैकेनिज्म फॉर लोकोमोशन। इनमें बहुकोशीय संरचना होती है, दे पजेस अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। इनमें कोशिका भित्ति होती है, दे हैव अ सेल वॉल। इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दे कंटेन द क्लोरोप्लास्ट्स। तो इसमें ये जो डी ऑप्शन लिखा है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ये बिल्कुल भी इसका फीचर नहीं है। बाकी तीनों तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो ये खुद अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस, लेकिन फोटोसाइंथेसिस ये अंडरगो नहीं करते हैं और इनमें किसी तरह का क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये बात गलत लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की भारत की जनगणना डैश राष्ट्रीय जनगणना थी? कौन सा हमारा नंबर का नेशनल सेंसस था? 2011 वाला सेंसस। आंसर हो जाएगा 15th नंबर का सेंसस। तो 2011 में जो इंडिया के अंदर सेंसस कंडक्ट किया गया था वो हमारा 15th यानी 15वें नंबर का नेशनल सेंसस था। और अब जो होने वाला है 2027 में नेशनल सेंसस, वो हमारा 16th नंबर का सेंसस होगा। इसके बारे में ख़ास बात हम क्या जानते हैं, ये हमारा ऐसा पहला फुल्ली डिजिटल सेंसस होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस है जो कि 2027 में होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि ये फर्स्ट हमारी कास्ट बेस्ड सेंसस भी होगी, यानी इसमें कास्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो 2011 की जो इंडिया की सेंसस थी वो 15वीं नंबर की सेंसस थी। अगला है, निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है? तो मास्टर ब्लास्टर हम किसको कहते हैं? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सचिन तेंदुलकर। ये जाने जाते हैं मास्टर ब्लास्टर के नाम से। और इनकी भी एक ऑटोबायोग्राफी है जो इन्होंने लिखी थी और इसका नाम एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। इसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, ये सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने इसमें अपनी आत्मकथा लिखी हुई है। तो मास्टर ब्लास्टर के नाम से कौन से एक फेमस प्लेयर हैं जो जाने जाते हैं? तो ये हैं सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा निवल राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है? आपको नेट नेशनल इनकम की डेफिनेशन बतानी है। तो ये जब भी कभी आपको ग्रॉस से नेट में जाना होगा ना, तो आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पर माइनस करना होता है। ठीक है, तो ग्रॉस में जब भी कभी आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो वो आपका नेट बन जाएगा। तो यहाँ पर जीएनपी की बात होगी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। इसमें जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो ये आपका NNI यानी नेट नेशनल इनकम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जीएनपी में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपका नेट नेशनल इनकम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो आपकी ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में नहीं आती है? पहला है मीथेन यानी कि CH4, दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है यहाँ पर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है और बाकी जो मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड है ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि अर्थ के टेम्परेचर को वार्म रखने में मदद करती हैं। लेकिन अगर इनका एक्सेसिव स्टोरेज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेवल पर ये गैस इकट्ठे हो जाएंगे अर्थ में, तो हमारा ओजोन लेयर डेफिनेटली इससे डिप्लेट होता है, यानी ओजोन लेयर को इससे हानि पहुँचती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नाइट्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन हाँ नाइट्रस ऑक्साइड ज़रूर है, N2O, जिसको आप क्या कहते हैं, एक और इसका कॉमन नेम क्या है? लॉफिंग गैस। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है N2O। तो N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी आपका एक ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। इसके अलावा जो भी आपकी फ्लोरिनेटेड गैसेज हैं वो भी ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में आती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको एलिमिनेट करेंगे, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला है, भारतीय वायुसेना की कमान संभालने वाले पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन थे? फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है जिन्होंने कमांड संभाली थी इंडियन एयरफोर्स में? इनका नाम है मिस्टर सुब्रतो मुखर्जी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, इंडियन एयरफोर्स की जिन्होंने कमान संभाली थी। ठीक है, प्रेजेंट में अगर हम बात करेंगे तो हमारे प्रेजेंट में इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? ये है मिस्टर AP सिंह।
अमरप्रीत सिंह, ठीक है। और यहाँ पर वाइस चीफ की हम बात करेंगे तो वाइस चीफ हमारे एयर स्टाफ के कौन हैं, मिस्टर नागेश कपूर। और ये वाला जो अपॉइंटमेंट है नागेश कपूर जी का, ये आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का भी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में, क्योंकि जनवरी 2026 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। तो हमारे वाइस चीफ हैं एयर स्टाफ के लिए नागेश कपूर, और हमारे चीफ हैं फिलहाल एयर स्टाफ में मिस्टर AP सिंह। अगला है डैश ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है जो बहुत ही तेज़ी के साथ कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, मरकरी, पोटेशियम। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन पोटेशियम। क्यों होता है इसको देख लेते हैं। देखिए पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 19, ठीक है। और जब हम इसको अरेंज करते हैं शेल्स में तो हम जानते हैं कि इनर मोस्ट जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसके बाहर वाले जो शेल है उसमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह सकते हैं। फिर इसके बाहर जो एक शेल और बनाएंगे आप उसमें आ तो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन, लेकिन पहले स्टेबल होने के लिए ये एटम 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट करता है। उसके बाद इसकी जो बाहर वाली शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आता है पोटेशियम के केस में, ठीक है। 8 8 16, 2 18 1 19 ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके। तो क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बहुत ही तेज़ी के साथ ये रिएक्ट करता है किसी भी और प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर कोल्ड वाटर के साथ में बहुत ही जल्दी से इसका रिएक्शन हो जाता है। और क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है और ये बहुत ही तेज़ी के साथ रिएक्ट करता है अपने बगल वाले एलिमेंट के साथ, ओके। तो यहाँ पर पोटेशियम सबसे ज़्यादा तेज़ी से विग्रसली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ में। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध 1757 ब्रिटिश सेनाओं जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और बंगाल के नवाब डैश के बीच लड़ा गया था। सबसे पहली बात बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई थी, तो 1757 में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। और किसके बीच में हुई थी, कौन कौन सी फोर्सेस के बीच में, तो ब्रिटिश फोर्सेस जिनको लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बीच में। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी ये ब्रिटिशर्स की पहली ऐसी जीत थी, क्योंकि नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के जो इनके कमांडर थे जिनका नाम था मिस्टर मीर जफ़र, इन्होंने चीट कर लिया था सिराजुद्दौला को और ये जाके ब्रिटिशर्स से मिल गए थे। और यही रीज़न है कि ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी इस बैटल में, ठीक है। तो ये पहली ऐसी बैटल मानी जाती है जो ब्रिटिशर्स की जिसमें जीत हुई थी, ये फर्स्ट ऐसी बैटल थी, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव की फोर्सेस और सिराजुद्दौला की पूरी फौज के बीच में ये जंग हुई थी जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। कब, 1757 में, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार डैश के जन्मदिन पर शुरू किया गया था। अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था ऑन द बर्थडे ऑफ पद्म भूषण सरोजा वैद्यनाथन, ठीक है। तो पद्म भूषण अवार्डी हैं सरोजा वैद्यनाथन और इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड की फॉर्मेशन हुई थी। सरोजा वैद्यनाथन जो हैं ये कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा ये भरतनाट्यम डांस से एसोसिएटेड हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर पर्सनालिटी किस नृत्य शैली से जुड़े हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा कि किस वाद्य यंत्र से वो जुड़े थे, ये पूछा गया था। तो भरतनाट्यम डांस से ये रिलेटेड है। भरतनाट्यम कहाँ का डांस है आपका, तमिलनाडु राज्य का, ठीक है। तो अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड डेवलप किया गया था इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है धोलावीरा जो प्राचीन हड़प्पा स्थल था डैश भागों में विभाजित था। धोलावीरा एक एंशियंट हड़प्पन साइट है और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। देखिए यूजुअली जितनी भी हड़प्पन साइट्स हमें मिलती हैं वो 2 एरियाज़ में डिवाइडेड थी। एक वो एरिया जहाँ पे थोड़े रिच क्लास के लोग रहते थे और दूसरा वो एरिया जहाँ पर आम जनता रहती थी। इस तरह से आपको हर जो इनका साइट है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड मिलेगा। लेकिन धोलावीरा एक इकलौता एंशिएंट हड़प्पन साइट है जो आपको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड मिलेगा, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट्स के नाम क्या क्या हैं। पहला हो गया आपका सिटाडेल, दूसरा यहाँ पर है आपका मिडिल टाउन और तीसरा है आपका लोअर टाउन। जितने भी आपको और साइट्स मिलेंगे वहाँ पर आपको सिटाडेल और लोअर टाउन मिलेगा, मिडिल टाउन नहीं मिलेगा। तो ये इकलौता साइट है जहाँ पर आपको 3 पार्ट्स या 3 तरह के एरियाज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 3। और धोलावीरा और किस चीज़ के लिए फेमस है, तो यहाँ पर हमें वाटर स्टोरेज का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिलता है एंशिएंट हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो यहाँ पर ये जाना जाता है वाटर स्टोरेज के लिए। साथ ही याद रखिएगा कि धोलावीरा हमारी एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ओके। और कहाँ पर लोकेटेड है, तो गुजरात के कच्छ में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण गरीबों के लिए आवास योजना है। तो कौन सी इसमें से हमारी हाउसिंग स्कीम है फॉर द रूरल पुअर पीपल,
तो ये है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 2016 के आसपास और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। आजकल न्यूज़ में क्यों आई है एक बार फिर से? क्योंकि इसको 2028 से लेके 29 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना वर्क करती है हमारे रूरल पुअर के वेलफेयर के लिए, रूरल पुअर पीपल्स के लिए। उनकी हाउसिंग स्कीम है ये, उसके अंतर्गत उनके लिए घर बनवाए जा रहे हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको ओवरसी करती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ का है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश राज्य का। मध्य प्रदेश में खजुराहो डांस फेस्टिवल मनाया जाता है। नाम से ही पता हो जाना चाहिए क्योंकि खजुराहो एक जगह भी है मध्य प्रदेश राज्य में। और यहाँ पर नागालैंड पे ऑप्शन में है। नागालैंड में कौन सा हम फेमस त्यौहार मनाते हैं? ये है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर सिर्फ हॉर्नबिल है तो वो नागालैंड का त्यौहार है, लेकिन अगर इसके आगे आप पक्के पागा लगा देंगे, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये आपका हो जाएगा फिर अरुणाचल प्रदेश राज्य का, ठीक है। तो नाम जैसे ही चेंज होगा वैसे ही राज्य भी चेंज हो जाएगा। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, लेकिन पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में डैश से गिरफ्तार किया था। तो बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने दिल्ली से पकड़ा था। कहाँ से? हुमायूं के मकबरे के पास से, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे हुमायूं के मकबरे की, तो इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था हाजी बेगम, जिनको आप कहते हैं बेगा बेगम, इन्होंने बनवाया था। इनका 2 नाम हैं, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा आप चेन अगर याद करना चाहें तो बाबर जो हैं वो फाउंडर हैं मुग़ल डायनेस्टी के, इनके बेटे थे हुमायूं, ठीक है। और इनके फिर बेटे हैं अकबर। देखिए कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अकबर ने शायद बनवाया है हुमायूंस टॉम्ब, लेकिन नहीं, अकबर ने इसको सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं कमीशन किया था। बाकी इसमें मेन जो रोल है वो है हाजी बेगम का, इनके नाम पर आता है कि इन्होंने ये बनवाया है, ओके। और याद रखिएगा कि ये भी आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था 1993 में, ठीक है। हुमायूं का मकबरा का जो काम था वो 1565 के आसपास शुरू हुआ था और 1572 में ये मकबरा बनकर रेडी हो गया था, ओके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सोगमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये लेक आपको कहाँ पर मिलेगी? तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये लेक आपको मिल जाएगी सिक्किम राज्य से। सोगमो लेक का एक और नाम है जो आपको पता होना चाहिए, इसका एक और नाम है छांगू लेक। तो कभी अगर एग्जाम में छांगू लेक की लोकेशन पूछ ली जाए तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये सोमगो लेक ही आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। सोमगो या छांगू लेक कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 25 है, उधार को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को किस माप से दर्शाया जाता है? अगर हम बोरोइंग्स को हटा देंगे तो जो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है और जो टोटल रिसीट है उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? तो उसके बीच के डिफरेंस को कहा जाता है राजकोषीय घाटा, यानी कि फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है फिस्कल डेफिसिट का? फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें से जब आप माइनस करते हैं रेवेन्यू रेसिट प्लस आपके जितने भी नॉन डेब्ट कैपिटल रेसिट्स हैं, इनके सम को जब आप माइनस करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर में से, तो ये आपका बन जाता है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो यहाँ पर बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बोरोइंग्स को पहले ही हटा दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का उल्लेख नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी कि ओरिजिनली उसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन किया गया था? यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, नीति आयोग। क्योंकि हम जानते हैं नीति आयोग को फॉर्म किया गया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, और नीति आयोग की जो स्थापना है वो हुई थी 2015 में, ठीक है। 2015 में जो प्लानिंग कमीशन है इसको हटा दिया गया और फाइनली नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया प्लानिंग कमीशन की जगह पर। और अब नीति आयोग को एक टाइटल दिया जाता है और वो क्या है? थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट किस बॉडी को कहा जाता है? तो ये है नीति आयोग, ओके। कब फॉर्म हुई थी? 2015 में। किसको रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ष 2011 की जनगणना में भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था? तो जो 2011 का हमारा 15th नंबर का सेंसस हुआ था उसमें कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को इंक्लूड किया गया था?
आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन 35, ठीक है। 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। प्रेजेंट में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 28 स्टेट्स हैं प्लस 8 हमारे पास यूनियन टेरिटरीज मौजूद हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 2 द्वीप पड़ोसी हैं? इंडिया के 2 आइलैंड नेबर्स इनमें से कौन से हैं? ऐसा सेम क्वेश्चन हमने कल भी किया था, बस घुमा फिरा के आपसे बार बार वही सेम चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट्स को अपने स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम इंडिया के सदर्न पार्ट को देखेंगे तो इधर आपका होता है यहाँ पर अंडमान सी और यहाँ पर है आपकी बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और अंडमान सी में आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स लोकेटेड है और इसके जस्ट साउथ में आपको मालदीव्स देश मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मालदीव्स की लोकेशन चेक की थी और श्रीलंका की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं श्रीलंका जो है वो लोकेटेड है। तो श्रीलंका और मालदीव्स ये 2 हमारे आइलैंड नेबर्स हुए, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, श्रीलंका और मालदीव, ओके। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि अगली बार कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप उसको आंसर कर सकें। अब कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें ये पूछा गया था कि कौन सा एक हमारा पड़ोसी देश है जो लक्षद्वीप के सदर्न साइड पर लोकेटेड है। तो आपको अगर लोकेशन पता थी तो आप आंसर कर सकते थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 है, महाकाली गुफाएं डैश में स्थित 19 चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारकों का एक समूह है। महाकाली केव्स कहाँ पर लोकेटेड हैं? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है और ये 19 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं, यानी कि चट्टानों को काटकर ये केव्स बनाई गई हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये महाकाली केव्स किस रिलीजन को डेडिकेटेड हैं? तो ये बुद्धिज़्म की केव्स हैं, ठीक है। बुद्धिज़्म के यहाँ पर अवशेष हमें मिलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से तुगलकाबाद शहर किसने बनवाया था? तो तुगलकाबाद जो सिटी है इसको डेवलप किया था घियासुद्दीन तुगलक ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घियासुद्दीन तुगलक जो हैं ये कौन है? ये फाउंडर माने जाते हैं तुगलक डायनेस्टी के लिए, ओके। और यहाँ पर जो तुगलक डायनेस्टी है ये 3rd डायनेस्टी है जिसने रूल किया था दिल्ली सल्तनत पर। तो याद रखिएगा घियासुद्दीन तुगलक जो हैं ये तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हैं और इन्होंने तुगलकाबाद सिटी को बिल्ड किया था जो कि नई दिल्ली के आसपास आपको फिलहाल मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मैक किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य रूप है? तो मार्च इज़ द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये कहाँ का थिएटर फॉर्म है? आंसर है ए ऑप्शन मध्य प्रदेश। देखिए मैक से कंफ्यूज नहीं करिएगा, एक तो ये ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म हो गया मध्य प्रदेश राज्य का, दूसरा हम मैक पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में? यहाँ पर मैक मिसाइल स्पीड को भी कहा जाता है, मिसाइल के स्पीड को भी मैक से हम मेज़र करते हैं, ठीक है। तो कई बार आपने जैसे कोई करंट अफेयर्स में मिसाइल के बारे में पढ़ा तो उस पर लिखा होता है कि ये जो हमारी मिसाइल है कि इतने मैक से इतने मैक की स्पीड कवर कर सकती है। तो मैक इज़ यूज्ड टू मेज़र द मिसाइल स्पीड एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष में किया था? आपसे पूछा जा रहा है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जो लेबर मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने रन कराया था ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कहलाता है। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि पहली हंगर स्ट्राइक कौन सी थी महात्मा गांधी जी की, तो ये है अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक, जिसके बाद 35% का वेज इंक्रीमेंट मिल गया था यहाँ के वर्कर्स को, ठीक है। तो ये 1918 AD में ये स्ट्राइक हुई थी। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से धाराएं अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होने पर कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनता है? तो कौन सा एक ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म होता है जब स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्रॉम अ सेंट्रल पीक और डोम लाइक स्ट्रक्चर? इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इस स्ट्रक्चर का नाम है अपकेंद्रीय प्रतिरूप यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं ड्रेनेज सिस्टम के। एक सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न होता है, दूसरा आपका सेंट्रीपेटल पैटर्न भी होता है। और इसमें क्या होता है, जो आपका सेंट्रल पीक है वहाँ से सेंटर में ये सारी फ्लोज जाते हैं रादर देन आउटवर्ड्स, ठीक है। तो अंदर की साइड के सारे फ्लोज जाते हैं सेंटर में, सेंटर से होते हुए, ठीक है। तो इसको हम सेंट्रीपेटल पैटर्न कहते हैं। बाकी रेक्टेंगुलर पैटर्न, डेंड्रिटिक पैटर्न, लैटिस पैटर्न, ये सारे के सारे पैटर्न्स हैं ड्रेनेज पैटर्न्स। आप इनके बारे में एक बार रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का भारत में
अस्पृश्यता के अभ्यास के कारण उल्लंघन किया जाता है। तो फंडामेंटल राइट हमारा कौन सा वायलेट होता है ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के? आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में। और इसमें ये लिखा हुआ है कि 5 आधारों पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कौन कौन से? रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये 5 आधार हैं जिनके बेसिस पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन मना है और इसका अधिकार हर सिटीज़न को है एज अ फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। लेकिन अगर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कहीं पर हो रही है किसी गांव में या कहीं पर भी, तो उसकी वजह से हमारा राइट टू इक्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो रहा है और वो पर्सन जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है कि उसका जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत एक वरिष्ठ नागरिक को एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय डैश वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 जो है, इसमें सीनियर सिटीजन की क्या डेफिनेशन बताई गई है? इसमें ये बताया गया है कि ऐसे सभी इंडिविजुअल जो कि 60 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, उनको हम सीनियर सिटीज़न में कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो 60 साल हमारे यहाँ कैटेगरी है सीनियर सिटीज़न की। और यहाँ पर हमने कल बात की थी कि जो हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कितना है? वो है 15 से लेके 59 साल। ठीक है, ये हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, क्योंकि 15 साल से जो कम उम्र के लोग हैं वो बच्चों में काउंट होते हैं और 59 प्लस जो लोग हैं वो हमारे सीनियर सिटीज़न बन जाते हैं। तो 15 से लेके 59 जो है ये हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, जब रोटी फूलती है और पकती है तो डैश आटे में हज़ारों बुलबुले बनाती है। तो जब रोटी पक कर फूल जाती है तो इसमें कौन सी गैस है जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ बबल्स क्रिएट होते हैं आटे में? यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से आपको उस रोटी में बहुत सारे बबल्स दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो परमानेंट सेटलमेंट जब इम्प्लीमेंट हुआ था 1793 में, उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? इनका नाम था चार्ल्स कॉर्नवालिस। इनके बारे में हमने पीछे अपने लेक्चर्स में पढ़ा है। चार्ल्स कॉर्नवालिस 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। पहला हो गया आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसको एक और नाम से हम जानते हैं, इसका एक और नाम होता है ज़मींदारी सिस्टम। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि कॉर्नवालिस जो हैं ये माने जाते हैं कि ये फादर ऑफ सिविल सर्विसेज हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि इंडिया के अंदर फादर ऑफ सिविल सर्विसेज का टाइटल किसको मिला है? तो ये मिला है चार्ल्स कॉर्नवालिस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है जो जम्मू और कश्मीर से डैश तक है। तो NH44 लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है जो कि जम्मू एंड कश्मीर से कहाँ तक होके गुजरता है? तो आंसर है सी ऑप्शन, तमिलनाडु। ठीक है, तो NH44 जम्मू कश्मीर यानी जो इंडिया का बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ से लेके पूरा सदर्न पार्ट तक जाता है तमिलनाडु राज्य तक। ठीक है, ये है हमारा NH44 जो कि हमारा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। पिछले दिनों NH45 न्यूज़ में आया था, किस वजह से? क्योंकि NH45 बन गया है इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड। ठीक है, यहाँ पर अब किसी भी तरह का आपको ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिलेगा, इस वजह से NH45 पिछले दिनों काफ़ी चर्चे में रहा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भगवान जगन्नाथ के रथों का त्यौहार रथ यात्रा प्रतिवर्ष डैश में मनाया जाता है। रथ यात्रा एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है लॉर्ड जगन्नाथ जी को डेडिकेट करने के लिए, और एनुअली इसको कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? उड़ीसा के पुरी में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर उड़ीसा में एक और यात्रा है जो बहुत फेमस है और इसका नाम है बाली यात्रा। ये भी एक फेमस यात्रा है या फेस्टिवल है उड़ीसा राज्य का, और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इसके अलावा यहाँ पर एक कोणार्क डांस फेस्टिवल है जो भी मनाया जाता है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जानवरों के वर्ग से संबंधित है? इनमें से कौन सी एक कैटेगरी है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की? देखिए, 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, हॉट ब्लडेड एनिमल्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की ये फीचर होती है कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को
इंटरनली तरीके से रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, इनको किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसके ऑप्शंस या एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो इसके एग्जांपल्स हैं रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिशेस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है गिरगिट, मोर, कंगारू, तोता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गिरगिट, क्योंकि मैंने आपको बताया रेप्टाइल्स जो हैं वो इसी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो गिरगिट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। बाकी के जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपके हॉट ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वो एक डैश नर्तक हैं। वेम्पति चिन्ना सत्यम को पद्म भूषण मिला 1998 में, और ये कौन से डांसर थे? तो ये कुचिपुड़ी डांसर थे, कुचिपुड़ी डांस से एसोसिएटेड थे। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? ये आंध्र प्रदेश का डांस है। कथक की बात करेंगे तो ये नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और स्पेशली आपके उत्तर प्रदेश के राज्य में। मणिपुरी डांस आपका कहाँ पर है? तो मणिपुर राज्य का। और कथकली कहाँ का डांस है? केरला राज्य का, ठीक है। तो वेम्पति चिन्ना सत्यम को पद्म भूषण मिला था 1998 में, और ये एक कुचिपुड़ी डांसर है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में एन किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो पीरियोडिक टेबल में एन इज द सिंबल ऑफ विच केमिकल एलिमेंट? एन किसको डिनोट करता है? तो ये नाइट्रोजन को डिनोट करता है, ठीक है। नाइट्रोजन का सिंबल होता है एन। नियॉन का सिंबल होता है एन ई, यहाँ पर आगे ई लग जाता है। नेपच्यूनियम में एन पी, और नियोडाइमियम में यहाँ पर डी लग जाता है, एन डी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ एन लिखा रहेगा तो वो किसका सिंबल है? वो है नाइट्रोजन का सिंबल। यहाँ पर एटॉमिक नंबर की बात करेंगे हम, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार डैश है? हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इंडिया का कौन सा होता है? ये है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पिछले दिनों अभी हाल ही में 60th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए विनर का नाम घोषित हो गया है, और ये कौन है? ये हैं आर वैरा मुथु, ठीक है। इसी के साथ ये 3rd नंबर के तमिल पोइट भी हैं जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये याद रखिएगा, ये एक तमिल पोइट हैं, ओके। तो 60th एडिशन जो है ज्ञानपीठ अवार्ड का वो दिया गया आर वैरामुथु को। इसके पहले जो 59th एडिशन था ज्ञानपीठ अवार्ड का, वो लास्ट ईयर 2025 में प्रेजेंट किया गया था मिस्टर विनोद कुमार शुक्ला को, लेकिन बाद में दिसंबर 2025 में जाके इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी याद में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय डैश में स्थित है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो बॉडी है इसके चेयरमैन फिलहाल कौन है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के? तो याद रखिएगा ये हैं जय शाह, ठीक है। ये इसके चेयरमैन हो गए, और ये बॉडी कब फॉर्म हुई थी? 1909 में, ठीक है, इनिशियली। क्वेश्चन नंबर 45 है, पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पंडित रविशंकर को रिसीव हुआ था ग्रैमी अवार्ड 1967 में इनके एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो याद रखिएगा म्यूज़िक के फील्ड में, ठीक है। तो 1967 में इनको मिला था ग्रैमी अवार्ड, किस लिए? इनके किस एल्बम के लिए? तो वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। नेक्स्ट है, 1983 पुरुष विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था? तो 1983 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा पहला वर्ल्ड कप था जो इंडिया ने जीता था, ठीक है। और किसके अगेंस्ट हमने प्ले किया था इसमें फाइनल्स में? तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये मैच खेला गया था। इस टाइम पे इंडिया के कैप्टन कौन थे? तो ये थे मिस्टर कपिल देव, ठीक है। और मैन ऑफ द मैच यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था हिंदर अमरनाथ को, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे हम जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुए हैं अब तक उनमें मैन ऑफ द मैच का नाम नहीं याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये हमारा पहला ऐसा खिताब था क्रिकेट वर्ल्ड कप में, ठीक है। नेक्स्ट है, डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिफेंडिंग इंडिया नाम की जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जसवंत सिंह, और ये हमारे फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, ठीक है। तो डिफेंडिंग इंडिया नाम की किताब लिखी है जसवंत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, बाण भट्ट किस भारतीय शासक के दरबारी कवि थे? तो बाण भट्ट किसके कोर्ट पोएट थे? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हर्षवर्धन, ठीक है। और यहाँ पर बाण भट्ट की 2 फेमस किताब हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। पहला हो गया आपका हर्ष चरिता, जिसमें इन्होंने जो हर्षवर्धन हैं इनके कैरेक्टर के बारे में बात की थी, इनका ओवरऑल क्या पर्सनालिटी था, ये सब इन्होंने लिखा। और दूसरी इंपॉर्टेंट इनकी किताब जो है वो है कादम्बरी,
ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं ये दोनों बुक्स का नाम याद रखिएगा। ये दोनों किताबें लिखी हैं बाना भट्ट ने और ये किसके कोर्ट पोएट थे, तो ये हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, अफगानिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो अफगानिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसको नाम दिया गया अफगानिस्तान का इस्लामिक अमीरात। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस आपको याद करके आगे बढ़ जाना है। आज का आखिरी प्रश्न है, केंद्र प्रायोजित योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो मार्च 2023 में शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य 5 करोड़ गैर साक्षर भारतीयों को कवर करना है जिनकी आयु डैश और उससे अधिक है। तो ये है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जिसको मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस था 50 मिलियन नॉन लिटरेट इंडियंस को कवर करना जिनकी एज 15 साल या उससे अबव है। ठीक है, तो इन सभी लोगों को जो है मदद करना इसका मुख्य पर्पस था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गए आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आपने सारे ही क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया होगा। आप खुद नोटिस कर रहे होंगे कि अगर आपने हमारे पिछले के सारे सेट्स कवर किए हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के अगेन बार बार दिख रहे होंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके देखिए एक बार अगर बन गया है, अगर एक बार ये चीज़ डिसाइड हो गई कि बाबर ही मुगल डायनेस्टी के फाउंडर हैं तो ये चीज़ अब कभी चेंज नहीं होने वाली। तो स्टैटिक जीके में यही चीज़ एक तरह से प्लस पॉइंट होता है आपका कि आपने जो पढ़ लिया, जो याद कर लिया वो फाइनल हो गया। करंट अफेयर्स की चीज़ें चेंज होती रहती हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन स्टैटिक जीके का ये एक बेनिफिट होता है कि आपने अगर एक बार उसको अच्छे से पढ़ लिया तो अब वो हमेशा वही आंसर रहने वाला है और आप उसको हमेशा आंसर कर सकते हैं फिर सेम। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेंड्स ज़रूरी है कि आप इस पोर्शन को भी अच्छे से प्रिपेयर करें अगर आपको ओवरऑल एक बेहतर स्कोर और एक बेहतर रैंक चाहिए तो, राइट। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है? और तीसरा प्रश्न है, 2011 की भारत की जनगणना डैश राष्ट्रीय जनगणना थी। तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क, इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ बस यहीं तक आज का हमारा सेशन रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।